हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो दलगत प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ज़्यादा तीखी हो गई थी और ध्रुवीकृत हो गई थी। कहने का अर्थ है कि जो पहले के टाइम में जब शुरू में राजनीति आई थी 1947 में, तब उसमें क्या था, बहुत सारे दल थे, लेकिन दल के जो नेता थे एक दूसरे के साथ सम्मान करते थे, सम्मान की भावना के साथ देखते थे। लेकिन इस टाइम में आते आते क्या हुआ कि जो नेता थे, एक दूसरे के दल थे, वो एक दूसरे को सम्मान की भावना से देखना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बल्कि एक दूसरे को दुश्मन भरी निगाहों से देखा करते थे। और इसमें क्या हुआ, और जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है उसके बीच में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध ले रहे हैं। तो फिर कांग्रेस ने क्या कहा कि ऐसा कहकर जो न्यायपालिका है वो हमारे कार्य में अड़चन डाल रही है, रुकावट डाल रही है, ये बात उसके द्वारा कही गई। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक संदर्भ, तो ये स्टार्ट करते हैं। अब आर्थिक संदर्भ में क्या लिखा हुआ है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस का क्या नारा था, गरीबी हटाओ। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कांग्रेस का क्या नारा था, गरीबी हटाओ। लेकिन 1971 और 72 के अंदर इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, जिस कारण से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब युद्ध होने के बाद में क्या हुआ, जो अमेरिका है उसने भारत को सहायता देने से मना कर दिया। अमेरिका ने भारत को सहायता देने से मना कर दिया, मतलब सहायता नहीं दी। और उस टाइम में क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें तेल की कीमत में वृद्धि हो गई। इससे हर एक चीज़ की जो कीमत थी वो बढ़ गई। बढ़ने के कारण क्या हुआ, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो गई। हर एक चीज़ में जो रेट था उसका बढ़ता गया। और आगे लिखा हुआ है कि जो औद्योगिक विकास की दर थी वो तो बहुत कम थी, लेकिन जो बेरोजगारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और साथ ही साथ क्या हुआ, इस कारण से क्या हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन भी रोक दिया गया। इस कारण से वो कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, असंतोष की भावना उनमें पनपने लगी। और जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन भी 8% कम हुआ। और 1960 के दशक से जो छात्र थे उसमें विरोध का स्वर उठ गया था, लेकिन ये स्वर इस टाइम में आकर बहुत ज़्यादा तेज हो गया। अब ये देखो, गुजरात और बिहार के आंदोलन, ये अब हम स्टार्ट करते हैं। जो गुजरात है और बिहार है उस टाइम में दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। अब छात्र वहाँ पे पहले से आंदोलन कर रहे थे, इस टाइम में आंदोलन और ज़्यादा तीव्र गति से ले ली उसने, और ज़्यादा रूप बड़ा ले लिया उसने। इसमें क्या हुआ कि जो गुजरात है, गुजरात में 1974 के जनवरी महीने में जो खाद्यान्न है और जो तेल है और जो दूसरी आवश्यक चीज़ें हैं उनमें बढ़ती हुई कीमत के कारण, और उन्होंने कहा कि जो बड़े पद है उन पे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन छेड़ दिया, उसके बाद में क्या हुआ, इसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही लागू करना पड़ा। मतलब कि जो वहाँ पे राज्य सरकार थी उसका प्रभाव खत्म करना पड़ा और सीधा ही राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। और और जो वहाँ पे जो दूसरे दल के नेता थे उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि पहले उसमें किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और दूसरे दल के नेता यानी गैर कांग्रेस के जो लोग थे वो चाहते थे कि दोबारा चुनाव हो, क्योंकि दोबारा चुनाव होंगे तो इस टाइम के अंदर सभी के सभी यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध है। कांग्रेस के विरुद्ध होने के कारण सभी लोग यहाँ पे गैर कांग्रेस दलों को वोट देंगे, जिस कारण से हम यहाँ पे जीत सकते हैं। इस कारण से उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की अपील की। और मोरारजी देसाई जो कि कांग्रेस यानी जिसमें सिंडिकेट्स वाली कांग्रेस है उसके जो प्रमुख नेता हैं
मोरारजी देसाई, इन्होंने क्या कहा कि अगर राज्य के अंदर चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो वो अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो फिर वापस से विधानसभा के चुनाव करवाएंगे और जिस कारण से कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। हारना तो था ही, क्योंकि इस टाइम में सभी उसके विरुद्ध हो चुके थे। अब ये हमने गुजरात का आंदोलन तो पढ़ लिया, अब हम चलते हैं बिहार के आंदोलन में। अब बिहार में जो आंदोलन हुआ था 1974 के मार्च में हुआ था, वो जनवरी में हुआ था और ये मार्च में हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी रीज़न वही थे कि जो कीमत थी वो सभी चीज़ों की बढ़ रही थी, जो खाद्यान्न था उसका अभाव था, बेरोजगारी बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार भी फैल रहा था। इसके खिलाफ जो बिहार के लोग हैं, छात्र हैं, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अब उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण यानी इन्हें जेपी भी कहा जाता है शॉर्ट के अंदर, उनको बुलाया, उन्होंने इसका नेता बनाया। लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि ये आंदोलन अहिंसक रहेगा, यानी इसने कभी भी हिंसा का रूप धारण न करेगी। और दूसरी बात ये थी कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा, कहीं ये पूरे देश के अंदर न फैल जाए। उन्होंने ये बात मान ली और ये इनके नेतृत्व में बिहार के अंदर छात्र आंदोलन स्टार्ट हो गया। किसके नेतृत्व के अंतर्गत हुआ? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के अंतर्गत। अब हुआ क्या आगे, इनके साथ साथ में क्या हुआ, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने भी हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे तो दूसरे काम भी ठप हो गए, क्योंकि लोगों का आना जाना बंद हो गया और जो खाद्यान्न इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था वो भी इसकी तरफ से संकट में आ गया। क्योंकि रेल का हमारे जीवन में आज के टाइम में बहुत बड़ा योगदान है और उस टाइम में सभी जो रेल कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर ली थी, तो ये सारी मुसीबतें देखने को मिली। और इससे आगे क्या हुआ, 1975 में जयप्रकाश जो नारायण है उन्होंने जनता के नेतृत्व में संसद मार्च किया। अब तक की देश के अंदर सबसे बड़ी रैली थी। और जो दूसरे दल के नेता थे उन्होंने जो जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प में रखा, मतलब कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जेपी भी बन सकते हैं इंदिरा गांधी के विकल्प में। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये कहा गया कि जो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये नेतृत्व राज्य की सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये जो आंदोलन किया हुआ है ये इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया गया है। फिर इससे आगे जो पॉइंट आता है वो आता है न्यायपालिका से संघर्ष। अब जो न्यायपालिका है और जो सरकार है उसके बीच में थोड़ी तनाव की स्थिति हो गई थी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 संवैधानिक मामले उठाए गए थे। पहली बात तो ये थी, ये पहला क्वेश्चन ये था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, नहीं कर सकती है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये थी कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को काट छाट सकती है, यानी संपत्ति का अधिकार है उसमें थोड़ी हेरफेर कर सकती है, तो इसका भी सर्वोच्च न्यायालय ने आंसर दिया, नहीं कर सकती। तीसरी बात ये थी कि वो नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, तो इसकी भी बात आई कि नहीं कर सकती। ऐसा ये तीनों ही क्वेश्चन थे ना मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, यानी थोड़ी कमी कर सकती है, तो इसका आंसर आया नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो संपत्ति के अधिकार में थोड़ी काट छाट कर सकती है, यानी हेर फेर थोड़ा अदल बदल कर सकती है, तो इसका आंसर भी आया नहीं कर सकती। तीसरा क्वेश्चन ये था नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावशाली बनाने के लिए जो मौलिक अधिकार है उसमें कमी कर सकती है, तो इसका भी आंसर आया नहीं कर सकती। और आपने पिछली क्लास में केशवानंद भारती का जो मुकदमा है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा शायद, तो उसमें जो न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया था वो ये सुनाया था कि संविधान की जो बुनियादी ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी जो अपना संविधान है जिन आधारों पर टिका हुआ है उसमें इतना परिवर्तन न किया जाए कि वो अपना संविधान ही बदल जाए।
कहने का अर्थ यह है कि जो संविधान का जो आधार है उसे नहीं बदल सकते, उसमें थोड़ी हेर फेर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसी टाइप से संविधान में भी परिवर्तन जरूरी है, इसलिए संशोधन तो होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि जो संविधान का जो आधार है वो ही पूरा बदल जाए। अब इससे आगे क्या है कि जो केशवानंद भारती का मुकदमा था उसका फैसला लेने के तुरंत बाद क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया सर्वोच्च न्यायालय में। होता ये था कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता था ना उसे मुख्य न्यायाधीश बाद में बना दिया जाता था, लेकिन 1973 में क्या हुआ, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्हें अनदेखा कर दिया गया, उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, बल्कि कोई और A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अब 3 वरिष्ठ न्यायाधीश को अनदेखा करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या होता आ रहा था कि जो मुख्य न्यायाधीश की सीट खाली है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको तो अनदेखा कर दिया और किसी और को यानी A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो इसके पीछे उनका क्या कारण था सरकार का, क्योंकि इन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला लिया था, इन्होंने सरकार के विरुद्ध कदम उठाया था, इस कारण से सरकार ने इनसे आपसी रंजिश वगैरह मिटाने के लिए इन्होंने किसी और को यानी A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, उन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा कर दिया। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है आपातकाल की घोषणा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में फैसला लिया जाता है न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा। अब ये आप देखिए, इलाहाबाद यूपी हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसमें एक फ़ैसला लिया गया। इसमें क्या फ़ैसला लिया कि जो लोकसभा के लिए जो इंदिरा गांधी है वो निर्वाचन को अवैध करार किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंदिरा गांधी है वो अब सांसद नहीं रही, और वो अगर 6 महीने तक सांसद नहीं बन पाई, निर्वाचित नहीं हो पाई, तो फिर उन्हें अपनी जो प्रधानमंत्री की जो सीट है उससे हाथ धोना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, सांसद क्या होता है, संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है। अब जो इंदिरा गांधी है अब वो संसद के सदस्य नहीं रही, यदि वो 6 महीने तक संसद की सदस्य नहीं बन पाई यानी किसी भी सीट से वो खड़ी नहीं हो पाई, चुनाव नहीं जीत पाई, तो क्या हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री की सीट से हट जाएगी। अब इसके तुरंत 12 दिनों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया, तुरंत 12 दिनों यानी 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आया कि अपील को आंशिक स्थगनादेश किया गया। कहने का क्या अर्थ है कि जब तक अपील की सुनवाई नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो सांसद की सदस्य बनी रहेगी, यानी वो सांसद तो बनी रहेगी, लेकिन क्या होगा, वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी, भागीदारी नहीं निभाएंगी। अब आगे दिया हुआ यहाँ पे संकट और सरकार का फैसला। यहाँ पे क्या हुआ, 25 जून 1975 में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो JP है यानी जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी से इस्तीफा की उन्होंने मांग की कि वो अपनी सीट छोड़ दें, वो इस्तीफा दे दें। अब उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, और जस्ट उसी दिन यानी 25 जून 1975 के दिन ही क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा होगी। अब आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। अब इस वाले आपातकाल में क्या होता है, 3 प्रकार के आपातकाल है। उन्होंने जो फर्स्ट आपातकाल है वो लागू किया था, अनुच्छेद 352, और जो दूसरे आपातकाल है वो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 होते हैं, लेकिन उन्होंने जो आपातकाल लागू किया वो अनुच्छेद 352 लागू किया था।
अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सारी शक्तियाँ वो सभी की सभी केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है, राज्य के पास नहीं रहती, वो निष्क्रिय हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि इस जो आपातकाल होता है इसके अंदर मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है एक बार के लिए, या फिर उसमें थोड़ी छूट दी सकती है या थोड़ी कटौती की जा सकती है मौलिक अधिकारों में। और ये जो आप देखें, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था उसके जस्ट एक दिन बाद की बात है। और इससे आगे दिया हुआ है, अब इसमें क्या हुआ, ये लागू होने के बाद में जो अखबार की जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती है वहाँ पे बिजली काट दी गई ताकि वहाँ पे प्रेस ना हो सके, जो अखबार ना छप सके। और क्या हुआ, जो विरोधी दल के नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर गिरफ्तार किया। और 26 जून को ना 6 बजे एक बैठक भी बुलाई गई, लेकिन तब तक बहुत सारे काम कर चुके थे। और फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है परिणाम। इसके परिणाम में देखिए क्या होता है कि हड़ताल है उस पर रोक लगा दी, और जो प्रेस की आज़ादी है उस पर भी रोक लगा दी। अब प्रेस की आज़ादी पे रोक लगा दी, इसका मतलब क्या है, जो समाचार पत्र में कोई भी चीज़ छप रही है ना, वो सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या हम ये छाप सकते हैं। अगर सरकार बोलेगी कि हाँ ये चीज़ आप छाप सकते हो तो छाप देंगे। अगर सरकार कहेगी ये वाला कॉलम आपने नहीं छापना है, तो वो जो पत्रकार है या जो पत्रिका है उसमें वो कॉलम नहीं छपेगा। इससे क्या कहा, प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। प्रेस सेंसरशिप स्टार्ट होगी, यानी कोई भी कॉलम छपेगा उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। धरना प्रदर्शन था, जो भी था, उन सभी पे रोक लगा दी गई एक बार के लिए। अब सारा कुछ बंद कर दिया गया एकदम से। और यहाँ पे मैंने बोला था कि बहुत सारे विरोधी दल के नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें इस बात पे गिरफ्तार नहीं किया गया कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि उन्हें इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि वो कोई अपराध कर सकते हैं। यानी अपराध अभी तक उन्होंने नहीं किया है, पर ऐसा लग रहा है कि वो अपराध कर सकते हैं, इस कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें क्या हुआ, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो आपातकाल की घोषणा के बाद में भी जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार किया गया है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगा सकता है, अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे सकता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका नहीं लगा सकता, अपनी गिरफ्तारी की चुनौती नहीं दे सकता, यानी कि वो रिहा होने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया कि जो आपातकाल है, आपातकाल के कारण क्या हो जाता है, जो मौलिक अधिकार है उसे एक बार स्थगित कर दिया जाता है। उन्होंने इसके पीछे यह दलील दी। अब आप यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था, सर्वोच्च न्यायालय जस्ट उसके अपोजिट फैसला लिया है उसने। और अब यहाँ पे देखिए, जो गिरफ्तार हो गए नेता वो तो गिरफ्तार हो ही गए। अब जिनको डर था कि वो गिरफ्तार ना हो जाएं, वो भूमिगत हो गए, यानी वो कहीं जाकर छिप गए। और जो बहुत सारी अखबारें थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये इन अखबारों की जो प्रेस ने सेंसरशिप का विरोध किया। सेंसरशिप मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अखबार के अंदर कुछ भी छापेंगे तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो इसका उन्होंने विरोध किया। और जिस चीज़ को सरकार ने छापने के लिए रोका था उसकी जगह जो अखबार में खाली छोड़ दी गई, यानी उसकी जगह कुछ और नहीं लिखा बल्कि खाली छोड़ दिया गया कि जनता को भी पता लग जाए कि ये चीज़ मतलब यहाँ पे कुछ आने वाला था जो कि सरकार ने छापने से मना कर दिया है। बहुत मतलब सेंसरशिप का बहुत विरोध किया गया। और यहाँ पे जो पद्म भूषण से सम्मानित है कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत, और जो पद्मश्री से सम्मानित है हिंदी लेखक रेणु के नाम से है। इन्होंने क्या किया, अपनी जो पदवी है उन्हें जो सम्मान दिया गया पद्मश्री और पद्म भूषण, उन्होंने क्या किया, इसे लौटा दिया। बहुत सारों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कईयों ने ऐसा किया कि इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्हें जो पदवी मिली थी, उन्हें जो सम्मान हासिल हुआ था, उन्हें
लौटा दिया उन्होंने। और इस बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो विरोधी दल के नेता थे वो तो अब जेल में बंद थे, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी नहीं लगा सकते थे। तो इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पहली बात तो ये ली गई कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, जब ये इनके ऊपर ना आना कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस टाइम के अंदर सबसे बड़ा फैसला ये था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष से बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया, 6 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे जो चुनाव होने थे उसे एक साल के लिए उन्होंने स्थगित भी कर दिया। यानी चुनाव होने थे 1976 में, अब उसे 1978 में करवाए जा सकते थे। यानी इतना बड़ा फैसला 42वें संविधान संशोधन में लिया गया और बहुत सारे हमें बदलाव देखने को मिले। और बहुत सारे जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जनता ने भी आंदोलन किए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इस लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।